नाम सैयद मुबशर है और आप देख रहे हैं द सीक्रेट पॉडकास्ट। मेरे साथ यूरोप से फैसल मोहम्मद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सिचुएशन ओवरऑल पूरी दुनिया की बहुत तेजी से तब्दील होती जा रही है। पहले मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा होता था यूक्रेन और रशिया के हवाले से, उसमें भी काफ़ी तब्दीली आई है, चेंजिंग। कभी वो बढ़ जाती थी, कभी हल्की हो जाती थी। अब ये दोबारा से एक नया फ्लैश पॉइंट स्टार्ट हुआ है जो कि हमारे अंदाजे में नहीं था। और पिछली जो झड़पें या पिछली जो जंगें हैं हमास की और इसराइली फोर्सेस की रही हैं, ये थोड़ी सी काफी अब उसमें एग्रेसिव नजर आता है। राशन की दिक्कत है, खाने पीने की अशिया नहीं है, जो शेल्टर्स हैं उनके पास भी कुछ ऐसा खास नहीं है। आप ग्राउंड सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं कि वहाँ की हालात अभी कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत अहम इशू है और बड़ा अफ़सोसनाक इस वक़्त मैं समझता हूँ कि सूरत हाल है। जहाँ तक ग्राउंड सिचुएशन की आपने बात की है, तो एक उसकी वजह ये है कि जो क़ुव्वतें हैं, जो कि सारी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की जो बात करती हैं या जो बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटती हैं इंसानी हकूक़ का और इंसानियत का, वो सब यहाँ पर इस वक़्त ख़ामोश हैं। गज़ा के अंदर जो रफ़ा का जो है, वहाँ से वो उन्होंने अभी तक, एक ही आपको पता है बॉर्डर है, वो अभी तक बंद किया हुआ है। बाइडेन साहब आए थे, बाइडेन साहब ने आके उसको ट्रिगर तो कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कह गए थे कि चलो मेरे मौजूदगी के अंदर या मेरी मतलब इमीडिएटली, मतलब मैं जब लीव करूँगा तो ये बॉर्डर जो है खुल जाएगा। वहाँ से मतलब जो अनाज या इमदादी जो सामान है, दवाएँ हैं, खाने-पीने का सामान है, बहुत सारी जान बचाने वाली जो बहुत ही नेसेसरी है, जो मतलब एक इंसानी ज़िंदगी के लिए, वो उन्होंने कहा पहुँचाने की इजाज़त, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँची। अच्छा, वो पहुँचना तो दूर की बात है, जो कुछ वहाँ पर मौजूद है इस वक़्त, जो जिसकी बात आपने बात की, जो लाइफ़ सेविंग ड्रग्स हैं या और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ वहाँ पर बची हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी अभी तक वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे शायद आपको पता होगा, एक हॉस्पिटल पे उन्होंने वो किया था, उसमें 600 मोर देन 600 लोग मतलब वो शहीद हो गए, और उसके बाद फिर आज सुबह-सुबह एक और हॉस्पिटल पे अल-कुद्स का जो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उन्होंने किया। तो हालात तो वहाँ पे, जो आपने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हैं, वो तो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि दुनिया में इतनी ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स की इस पर क्यों नहीं कोई बोलता? हम अगर मुस्लिम दुनिया की भी बात करें तो यहाँ से भी कोई आवाज नहीं निकलती, और अगर आवाज निकलती भी है तो सिर्फ मजम्मती लेवल तक रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती कि उसको रोका जाए कि यहाँ पे ह्यूमन इंसानी क्राइसिस बिल्ट हो रहा है। आप, ये जंग नहीं है। जंग तो वो होती है ना जिसमें सामने वाले के पास भी वेपन हो, कुछ असलहा हो। यहाँ तो एक सिविल आबादी है। आप जो वीडियोस देख रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं, उसमें अक्सरियत जो है वो बच्चों की है। इसको किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, असल में आपका सवाल का ये किस्सा जो है शुरू का बहुत अहम है, वो ये भी बड़ी-बड़ी एनजीओज़ हैं या जो भी ह्यूमैनिटेरियन हवाले से जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं जितनी भी, वो सब कहीं न कहीं जो है वेस्ट के साथ, जो है वेस्ट के साथ ही एफ़िलिएटेड हैं। हमने अभी तक कोई किसी भी इस्लामी मुल्क ने या किसी भी इस्लामी रियासत ने अभी तक अपने तौर पर कोई बैनुल-अक़वामी कोई भी ऐसी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं बनाई, जो कि मतलब जो कि इंतहाई ज़्यादा अगर डब्ल्यूएचओ, यूएनओ के अगर बराबर ना करे तो उनसे कम से कम कुछ पीछे भी ना हो। लेकिन जितने भी मुसलमान ममालिक हैं या जितनी भी मुस्लिम कुव्वतें हैं, उन्होंने अपने आप को सबका अपना एफ़िलिएशन इन्हीं के साथ रखा है, और अगर कोई छोटी-मोटी बनाई भी हैं तो वो ऐसी कुछ हैं बैनुल-अक़वामी उनकी छोटी-मोटी तंज़ीमें, लेकिन उनके पास इतनी पावर्स नहीं है और ना कभी उन्होंने तवज्जो दी है। अब नतीजा ये है कि जब वेस्टर्न पावर्स जो हैं या मग़रिब की जो कुव्वतें हैं, जब वो चाहती हैं, उनकी अपनी चॉइस है, मतलब दे हैव डिसाइडेड, मतलब वो उनने सोचा हुआ है कि अगर हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रही है, हम अगर समझते हैं,
तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रही है, कतई नज़र कि यहाँ पूरा इंसानियत खिसक जाए, तो उसका मतलब है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं होगा। तो ये जो एक फ़र्क है ना, अपने के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और, ये बुनियादी तौर पर ये असल मसला है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक़्त वेस्ट की जितनी भी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो सिर्फ़ बातें कर रही हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर यही क्राइसिस जिस किस्म का अगर किसी मग़रिब के या किसी वेस्ट के किसी छोटे से मुल्क में होता या किसी और जगह होता, तो आप देखते हैं सारी दुनिया के अंदर एक हाहाकार मच जाती है और तमाम रास्ते खुल जाते हो, जनाब वो प्लेन और वो ट्रेन और हर जगह से, मतलब बहरी के और क्या हवाई क्या सब जगह से होता। लेकिन वहाँ एक रास्ता है और कह भी रहे हैं सब, उसके बावजूद मिस्र भी वो रास्ते को नहीं खोल रहा। तो इससे ये पता ही लगता है कि ये पीछे जो है ना, पीछे इनके जो है मकसद सिर्फ़ एक ही है। ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वहाँ पे जो एक पीस है गज़ा का, वो भी किसी न किसी तरीके से इसराइल के हाथ में चला जाए। और आपको पता भी है कि अभी बाइडेन साहब आए थे, बाइडेन साहब ने अभी जैसे आपने कहा था, ये मैंने आपको जो बताई आप बात, तो बाइडेन साहब तो आके उनको इजाज़त दे गए। उन्होंने कहा ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट, जो कर सकते हो करो। तो उसके बाद जो है कि फिर मामला आप देख लें, जब जब जे एक सुपर पावर ने जब इजाज़त दे दी है कि भई आप जो चाहे करें, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन होगी या इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होगी या कोई बच्चे मरेंगे या कोई खवातीन शहीद होती हैं, तो उसकी जो है ना, उसको लेजिटिमेसी तो हमने देनी है। जब हम ही लेजिटिमेसी नहीं दे रहे हैं, जब हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों बॉदर कर रहे हैं? करें। तो ये है असल मसला सारा। अच्छा, ये तो चले हो गया इंटरनेशनल एक, हम उसकी बात करते हैं, लेकिन जो हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, इनमें भी तो एक, इनकी भी तो एक ओआईसी बनी हुई है, ये भी तो मुख्तलिफ अपना असर रखते हैं। अगर ये कहें कि हम एक थ्रेट देने की बात करते हैं, रोकने की बात करते हैं कि वहाँ पर इंसानी अक़दार की ज़्यादती हो रही है, हम उसको रोकने की बात करते हैं, आप ये एग्रेशन कम करें। आपको लगता है इस्लामी मुल्कों में इतनी ताकत है कि ये मिलकर एक लाएअमल दे सकते हैं? देखिए, ये अफ़सोस का मुकाम है, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे इस्लामी ममालिक मतलब मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है। मैं खुद किसी ज़माने में ऑब्ज़र्वर इस्लामिक कंट्रीज़, वो ये ओआईसी नहीं, एक और है ऑब्ज़र्वर इस्लामिक कंट्रीज़, तंज़ीम मुबस्सिरीन इस्लामी, उसके साथ मैं रहा हूँ, एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन थी। मुझे इस बात का अफ़सोस ये होता है कि आप 1 मुल्क हो या 2 मुल्क हो, तो आप या कम से कम अगर आप अपील करते हुए भी अच्छे लगते हैं, कोई एक मुल्क किसी से अपील करता है, आप 57 इस्लामी ममालिक हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है और तमाम अच्छे खासे ममालिक हैं सारे। और सबसे बड़ी देखिए, अगर जो घबराते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके पास तो एक सबसे, अगर इसराइल के पास या अमेरिका, इनको चाहिए था कल, अगर कम से कम ये 57 इस्लामी ममालिक अगर ये कह दें कि भई ठीक है, यहाँ पे आप ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, जंगी जराइम कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, यूनाइटेड नेशन जो है और दूसरे तमाम इदारे खामोश हैं, यूएनसीएचआर खामोश है, महाजिरीन का मसला है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की यहाँ पे नस्लकशी हो रही है, तो लिहाज़ा अगर आप ये नहीं करते, 24 घंटे के अंदर आप जंगबंदी अगर नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो वीटो कर दिया यूएनओ में, तो अब आप पीछे गुंजाइश क्या रह गई है? उन्होंने कहा कि मारो, वीटो का मतलब ये तो जंगबंदी के लिए थी ना दरख्वास्त। जब जंगबंदी को उन्होंने वीटो कर दिया, तो दैट मीन कि आपने लाइसेंस टू किल दे दिया। तो उसके बाद तो फिर इनको चाहिए था कि ये भी कम से कम खुलकर कह दें कि भई ठीक है, हम जो है, आप इस तरह कर रहे हैं, हम आपकी कम से कम तमाम फौरी तौर पर तमाम जितने भी ओपेक ममालिक हैं या गल्फ जी जीसीसी है, गल्फ कंट्रीज़, हम ईरान समेत, हम सब जो है तेल की सप्लाई बंद कर रहे हैं। और हालाँकि ईरान ने ये बात कही भी थी, लेकिन उसके ऊपर सबको साँप सूँघ गया। तो यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारी बुनियादी तौर पर जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं मुस्लिम दुनिया की, और ये अगर कमज़ोरी इन्होंने अगर दूर नहीं की, तो आप यकीन करें कि आज अगर गज़ा पे अगर इनका नंबर आया, तो कल दूसरे ममालिक का भी नंबर आएगा। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तारीख से साबित होती है। आप देख लेना, आपके सामने की बात है, शाम का हाल आपके सामने है। अब लीबिया का हाल आपके सामने है, इराक का हाल आपके सामने है। कोई मास डिस्ट्रक्शन, कोई ऐसे वेपन्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। उन्होंने माफ़ी माँग ली, बस अल्लाह खैर सल्ला, 3-4 मुल्क तबाह हो गए। अफ़गानिस्तान को उन्होंने तबाह कर दिया, अब उसके बाद फिर यहाँ शुरू है। उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम उम्मा की अगर आँख नहीं खुल सकती, तो क्या कह सकते हैं? अच्छा, अभी कल रूस के सदर ने विज़िट किया है चाइना में और कहा जाता है कि बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी हुई है। डेफ़िनेटली रशिया की और जो यूक्रेन की ऑनगोइंग जंग है, वो तो डिस्कस हुई होगी, लेकिन साथ में ये जो एक नया एक महाज़ खुला है फ़लस्तीन का और इसराइल का, इसके ऊपर भी डेफ़िनेटली बात हुई होगी। आपके पास कुछ इनसाइट्स, रिपोर्ट्स हैं कि क्या बात हुई है? क्या आइंदा का लाएअमल हो सकता है? देखिए, इसमें मैं आपको खबर, आपके चैनल से अहम खबर दे दूँ कि इसमें जो बात हुई है प्रेज़िडेंट शी के दरमियान,
और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान वो ये बात हुई है कि ऑलरेडी आपको पता है कि अमेरिका ने हुआ है रशिया के खिलाफ यूक्रेन के अंदर, और इनको ये ऐसा महसूस हो रहा है कि अब रशिया जो अमेरिका जो है जबकि पहले ही गल्फ के अंदर उसके 5 या 6 अड्डे यहाँ पर मौजूद हैं, और कई-कई ममालिक में 5 से 4,000, 5,000, 6,000 जो है उनके मेरिन्स यानी फौजी भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर इतना बड़ी जो तैयारी है, इस ये बात ज़ाहिर करती है कि अमेरिका यहाँ पे इस खित्ते के अंदर जो है ना कब्ज़ा करना चाहता है और अपने कम करना चाहता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें बताया था, ये बात मुझे पता लगी थी मॉस्को से कि वहाँ ये बात हुई है कि अगर कोई ऐसा इश्यू बनता है, तो फिर ये है कि चीन और रूस दोनों मिलकर जो है फिर अमेरिका को मतलब सामने उसके साथ आएँगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी फैसला हुआ है कि फिर उसके साथ जो है शुमाली कोरिया को भी लिया जाएगा, और यही कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि पहले ये प्लान बन रहा था कि शायद शुमाली कोरिया के जो कायद हैं वो भी यहाँ पे आएँ, लेकिन कुछ मामला थे वो नहीं आ सके। तो यहाँ पे फिर जो फैसले हुए हैं वो फैसले लेकर फिर वहाँ जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं रशिया के, लारोव साहब, वो वहाँ पर गए हैं और उन्होंने जाकर फिर उनको वहाँ पर कुछ चीज़ों पर एतमाद में लिया है। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त ईरान, चीन और रूस और शुमाली कोरिया एक पेज पर हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने, बाइडेन ने जाकर खामोशी से ये बात जो है इसराइल को ये कही थी कि आप फौरी तौर पर जो है ना हमास के साथ जो है मतलब आप वो ना लें। मतलब जिसे कहते हैं कि देसी अल्फाज में को पंगा-शंगा ना लें अभी। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमास के साथ हो गई तो हमास के साथ फ़ौरन ईरान भी आ जाएगा, लेबनान भी आ जाएगा, और साथ में वो जो हिज़्बुल्लाह है और के साथ-साथ वो जो इराकी जो मलेशिया है, इराकी मलेशिया, वो भी आ जाएँगे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे यमन के बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो इन्होंने इनको एडवाइस ये की थी वहाँ पर जाके कि ये आप ना करें। तो ये बात भी जो वहाँ पर पहुँचाई गई है, और डिस्कस हुआ है कि कोशिश ये की जाए कि हिज़्बुल्लाह भी अगर इसके अंदर आती है तो हिज़्बुल्लाह भी आए, और उसके दरमियान जो है ये लोग जो जो पस पर्दा जो इत्तेहाद बन रहा है रशिया का, चीन का, और ये इसके अंदर फिर वो इंशाल्लाह कहीं न कहीं इनकी मदद ज़रूर करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं दूसरे लफ्जों में कि एक नया बैटल ग्राउंड जो है वो तैयार हो रहा है मिडल ईस्ट में या ग्रेटर मिडल ईस्ट में, और उसका जो दोबारा से वही जो निशाना होगा वो मुस्लिम दुनिया होगी। मुझे आप ये ऐसे बताइए। ज़ाहिर-सी बात है, अगर जब ज़ाहिर है अगर पानीपत का मैदान तो यही बनेगा ना, जब अगर मुसलमान ममालिक कुछ नहीं कर रहे, तो जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो कम से कम अपने मफादात का वो करेंगे ना तहफ़्फ़ुज़। वो देख रहे हैं अमेरिका यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस पस मंज़र के अंदर फिर उनका जो है आना बहुत ज़रूरी था कि वो सारे मामलात को देखें। अभी आपके ज़हन में क्या है कि इसराइल के माइंड में क्या है? क्योंकि 13-14 दिन हो चुके हैं, उसका एग्रेशन जो है वो खत्म नहीं हो रहा। वो आगे कहाँ तक जाएगा? मतलब देखिए, इस्राइल के हवाले से जो हमारे पास इत्तलात है, जैसे मैंने आपको बताया, और अभी मुझे कन्फर्म भी हुई है कि वो बाइडेन ने इनको ये पूरा इजाज़त दे दी है कि वो ज़मीन से भी हमले करें, और आपने देखा वो बल्कि कि उनकी नेवी भी हमले कर रही है। उनका प्लान ये है कि गज़ा के अंदर, पूरे गज़ा कर पे यह कब्ज़ा कर लें। और जैसे ये मैं आपको बता दूँ कि मामला गज़ा तक नहीं रुकेगा। ये अगर गज़ा पर ये इन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो फिर इनका जो नेक्स्ट मेरे के बाद अगर ये वेस्ट बैंक पे जाते हैं तो ये मामला बढ़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये, इसलिए मैंने कहा था कि जंग जो है ना, मुझे लगता नहीं है कि फौरी तौर पर बंद हो जाए, और जैसे कि अगर रुकना होता तो अभी भी रुक सकता था। देखिए ना, वीटो कर दी गई यूनाइटेड नेशन के अंदर सारी बातें, और फिर आप देखें आज ऋषि सुनक दोबारा पहुंच गए हैं, और ऋषि सुनक ने भी जाके उनकी मतलब पीठ जो है थपथपाई है, और कह तो ये रहे हैं कि हम मतलब वो करेंगे, लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर जंगबंदी आप इस तरह की करें कि वहां पर मुसलमानों का जेनोसाइड आप पूरा कर दें, उनकी नस्लकशी कर दें, उनके इलाके पे कब्जा कर लें, तो फिर पीछे को गुंजाइश तो नहीं रह जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि जो इंसानी हकूक की जो बहुत सारी तंजीमें हैं, वो जब ये काम करती हैं और इन पे प्रेशर मुसलमान दुनिया की तरफ से आता है, वो इस चीज़ में आपको लगता है कि जैसे अभी मैं अल जज़ीरा में खबर पढ़ा था कि वो जुमे को शायद खोल देंगी इमदाद आम लोगों के लिए। 2-3 दिन बाद खोलने के बाद सुनने में आ रहा है कि वो दोबारा से फिर हमला करेंगे, दोबारा से नया अटैक होगा। क्या इस बात में कोई आपको सदाकत नज़र आती है?
बिल्कुल ऐसा है, ये प्लान है इनका। उन्होंने कहा था कि आर्ज़ी सतह पर खोल देंगे और कहा ये जा रहा है कि खोला इसलिए जाएगा। अच्छा, वो खोलेंगे तो सही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कुछ फैसिलिटी भी देना चाहते हैं और इसी के अंदर वो कुछ इनका हो सकता है। सुनने में आया है कि शायद उनका कोई प्लान है इधर से उधर कुछ लोगों को करने का। तो आर्ज़ी तौर पर वो खोलेंगे, लेकिन उसके बाद ये कि फिर हमला होगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस ऐसी खबरें मेरे पास भी आई हैं। चलें जी, अल्लाह खैर करे। ये तो सिचुएशन उम्मत मुस्लिमों को के तमाम जो लीडर्स हैं, ये तो उनको देखनी चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क के साथ ये जुल्म हो रहा है और वो इसमें उन्होंने उसको उनको फ़लस्तीनियों को बिल्कुल तनहा छोड़ा हुआ है। और मैं नहीं, समझता बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल, आप ये देखें ना, मुस्लिम मुल्क, मैंने जैसे कहा था कि मुस्लिम ममालिक तो बिल्कुल खामोश हैं। आपको शायद मैंने बताया भी था कि जो भी आपने सवाल किया था, ये जो जब ये शुमाली कोरिया के पास गए हैं, तो शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट ने, किम ऑल यूंग ने बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि अगर ये तो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर जिस तरह कब्ज़ा किया हुआ है और फिर वहीं पे इनका जेनोसाइड हो रहा है। उसने कहा कि अगर ये काम हमारे साथ होता तो हमें पर तो बहुत अच्छा मौका था कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करते। तो हाँ, ये नहीं तो वो तो ख़ैर बिल्कुल एक अलग बात करते हैं उनकी तो ख़ैर, लेकिन यहाँ ये बात की जा लेकिन सकती है लेकिन कि एक बात है कि कम से कम उन्होंने रास्ता बताया है कि भई आपके पास न्यूक्लियर है ना, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आप ऑयल आपकी बंद बंद कर दें, आप कम से कम एक बात तो करें ना। आप बात बिल्कुल, करें कि भई ठीक है, नहीं कहते, कुछ थोड़ा तो दबाव तो है, आपका तो दबाव ही नहीं आ रहा। नहीं मुतालबों से कहाँ मामलात रुके हम हैं। असल में सिर्फ़ मज़म्मत से आगे बढ़ नहीं रहे, कोई भी इस्लामी नहीं, मुल्क मुझे नहीं वही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मज़म्मत और मुतालबे से तो कभी कोई काम नहीं हुआ। और क्या। और वो इतने एग्रेसिवली मूड में हैं कि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कोई मुतालबा किया जाए या कोई मज़म्मत की करारदाद पेश की जाए, क्योंकि वो एक एक फ़ोकस टारगेट की तरफ चल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तान के ऊपर भी ज़रा बात करना चाहूँगा आपसे कि अभी बिल्कुल अचानक से ये चेंज हुआ है और आ रहा है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो दोबारा से शायद तब्दील हो, इसमें नवाज़ शरीफ की भी आमद का सिलसिला आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन भी हो जाएँ, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? देखिए, नवाज़ शरीफ के हवाले से तो मैंने आपको पहले भी बात, आपको याद है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लंदन प्लान के अंदर कुछ चीज़ें तय पा गई थी और उसमें ये जो बातें तय कही थी कि नवाज़ शरीफ को लाना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो टोटली मना कर दिया था, आपको मालूम है सारे मामलात। और जो-जो चीज़ें इमरान खान से माँगी गई थी, मिसाल के तौर पर फैसिलिटेशन थी, अफ़गानिस्तान के हवाले से थोड़ा-सा एक्सेस देना था मज़ीद अमेरिका को यहाँ पर, चीन को थोड़ा-सा कॉर्नर करने का मसला था, सी-पैक के मामलात को मतलब बिल्कुल ओपन करना था, अमेरिका के सामने रखना था। इन तमाम चीज़ों से इमरान खान ने इनको मना कर दिया था। ये तमाम चीज़ों के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब ने ओके कर दिया है। और नवाज़ शरीफ की मैं आपको, अगर आप वीलॉग्स, आपको पता है मैं अमूमन वीलॉग भी करता हूँ। मेरे वीलॉग्स, या अगर आपने मेरी इंटरनेशनल अखबारात में पढ़े होंगे, तो मैंने तो काफ़ी अर्से पहले कह दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनको गारंटीज़ कर दी हैं कि ठीक है भई, अगर आप हमें लेकर आते हैं, तो फिर ठीक है, हम आपके साथ क कोऑपरेट करेंगे और आने के बाद आप देखेंगे जैसा-जैसा मरहला, दूसरा मरहला जो है पूरा हो चुका है और तीसरा मरहला जो है वो आप देखेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद गो के आगे उनके पास ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें जिन पे उन्होंने वादे किए हैं, वो इतने आसान नहीं हैं। लेकिन अगर आप जी7 के अंदर जो हालिया इजलास हुए हैं, जी7 के अंदर जो हिरोशिमा में और जर्मनी के अंदर उनकी अगर आप थोड़ी-सी जो अलामी है, जो आखिरी मीटिंग्स हैं, तो उसमें आप देख लें कि पाकिस्तान के हवाले से क्या वो उनकी सोच है और क्या वो करना चाहते हैं। चलिए जी, हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हालात ओवरऑल सही रखे, क्योंकि 2023 और 24 का साल के बारे में यही कहा जा रहा था कि बड़ी जंगों के साल होंगे और लगता है कि इब्तिदा कहीं न कहीं से हो चुकी है। चिंगारियाँ चल एग्ज़ैक्टली। रही हैं और बस अब यही किया जा सकता है कि पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर हो वो फ़ैसले हों और यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम आगे बेहतरी की तरफ जाएँ। हाँ, ठीक है। आप बिल्कुल, आपने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक़्त दुनिया के अंदर हालात बिलाशुबा बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान के बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर, और आज तो अमेरिका ने बल्कि अपने तमाम शहरियों को कह दिया है कि सारी दुनिया के अंदर वो एहतियात करें, एहतियाती उनको एडवाइस भी जारी कर दी। यूरोप के भी हालात ख़राब हैं। तो बिलाशुबा आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएँ हम लोग। लेकिन सर-ए-दस्त जैसे आपने और हमने अभी बात को जिस कंक्लूड किया है कि हमें हालात ऐसे लगते नहीं हैं कि हालात अमन की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल हम ख़्वाहिश तो कर सकते हैं, जैसे आपने कहा। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इंशाअल्लाह आगे भी आपसे इंटरव्यू करता रहूँगा। आपने बड़ा अच्छा कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।